आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोवैलेंसी इक्विवेलेंसी इन बोथ स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए वे एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। आइए इसे समझते हैं। उपरोक्त कथनों की समतुल्यता। ऊष्मागति के द्वितीय नियम के केल्विन, प्लांक और क्लासियस के कथन एक दूसरे के तुल्य होते हैं। यदि एक कथन का उल्लंघन संभव हो तो दूसरे कथन का भी उल्लंघन होगा। आइए इस चीज़ को लॉजिकली समझते हैं। माना कि हीट इंजन ऊष्मा स्रोत से उच्च ताप T1 पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। इस इंजन के साथ में एक आदर्श रेफ्रिजरेटर को युग्मित करते हैं जो सिंक के निम्न ताप T2 से कुछ ऊष्मा Q2 अवशोषित करता है। वह इंजन द्वारा किए गए कार्य को प्रयुक्त कर ऊष्मा W प्लस Q2 यानी Q1 प्लस Q2 की ऊष्मा विसर्जित कर देता है। इस प्रकार ऊष्मा इंजन व रेफ्रिजरेटर एक युग्मित निकाय पूर्ण चक्र में ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा प्राप्त करता है और Q1 प्लस Q2 ऊष्मा उसे प्रदान करेगा। साथ ही सिंक को बिना कोई ऊष्मा दिए उससे ऊष्मा Q2 प्राप्त करेगा। पूर्ण चक्र में बाह्य एजेंसी द्वारा कार्यकारी पदार्थ पर कार्य शून्य होगा क्योंकि ऊष्मा इंजन द्वारा उत्पन्न कार्य W रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त हो जाएगा। परिणाम स्वरूप यह कपल्ड युक्ति निम्न ताप T2 से Q1 का स्थानांतरण उच्च ताप T1 केल्विन की ओर बिना बाह्य एजेंसी द्वारा कार्य किए बिना करेगी। अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्लासियस के कथन का उल्लंघन है तो केल्विन के कथन के उल्लंघन से क्लासियस के कथन का उल्लंघन भी होगा। आइए फिगर से समझाती हूँ। देखिए फिगर बनाया हुआ है मैंने। इसमें हीट इंजन है जो केल्विन के स्टेटमेंट का केल्विन और प्लांक के स्टेटमेंट का उल्लंघन कर रहा है। यानी ये हीट इंजन जिसे मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, हीट सोर्स से Q1 ऊष्मा प्राप्त कर रहा है और उसे टोटल कार्य में परिवर्तित कर रहा है। एक और हमने युक्ति कंसीडर की है रेफ्रिजरेटर जो निम्न ताप T2 से Q2 ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रही है और ये जो इंजन कार्य कर रहा है Q1 या W तो Q2 प्लस Q1 मिलकर के हीट सोर्स को दिया जा रहा है। इस फिगर को एक बार वापस से ध्यान से देखिए। हीट सोर्स से ली जाने वाली और दी जाने वाली ऊष्मा का डिफरेंस रिजल्टेंट हीट बताएगा। तो इन दोनों के से आप हीट का डिफरेंस देख लीजिए। Q1 इंजन सोर्स से ले रहा है और रेफ्रिजरेटर Q1 प्लस Q2 दे रहा है। यानी रिजल्टेंट Q2 ऊष्मा रेफ्रिजरेटर के द्वारा T1 यानी हीट सोर्स को दी जा रही है। तो क्या देखा आपने। और सिंक की क्या स्थिति है। सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दी जा रही है, केवल सिंक से Q2 ऊष्मा ली जा रही है। ठीक है। ये जो W था वो यहाँ पर यूज आ चुका है। तो ये Q2 ऊष्मा अभी आपने देखा कि यहाँ पर रिजल्टेंट क्या जा रही है हीट सोर्स में Q2 ऊष्मा जा रही है। तो ये Q2 ऊष्मा का स्वतः ही फ्लो हो रहा है सिंक से सोर्स की ओर। तो ये अगर हमने केल्विन के नियम का उल्लंघन किया तो हमने क्या देखा कि क्लासियस के कथन का भी उल्लंघन हुआ। यानी ये जो है पॉसिबल नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है या दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। तो हमने लॉजिकली देखा, हम एक को गलत लेके चले तो दूसरे का स्टेटमेंट भी गलत आता है। आइए दूसरे वे में बात करें। क्लासियस का कथन गलत है, अर्थात निम्न ताप T2 से उच्च ताप T1 की ओर ऊष्मा का सतत प्रवाह संभव है। अब हम दोनों ऊष्मा भंडारों के बीच एक इंजन का संचालन करते हैं
माना कि रेफ्रिजरेटर T2 के भंडार से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और क्लासियस के कथन का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण कार्य को उच्च ताप T1 के भंडार में स्थानांतरित कर देता है। अब ऊष्मा इंजन T1 के ताप से Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और Q1 ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है, अर्थात Q2 ऊष्मा को निम्न ताप के भंडार में निष्कासित कर देता है। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर और ऊष्मा इंजन कपल्ड होकर अविरल रूप से कार्य करते हैं। प्रत्येक बार संपूर्ण ऊष्मा Q1 कार्य में परिवर्तित होती रहेगी, अर्थात केल्विन के कथन का भी उल्लंघन होगा। अतः दोनों कथन परस्पर तुल्य हैं। आइए एक बार फिगर से वापस समझाती हूँ इसी को। ये आपने देखा कि अब की बार रेफ्रिजरेटर क्लासियस का नियम का उल्लंघन हुआ है। रेफ्रिजरेटर Q2 ऊष्मा सिंक से लेकर के Q2 ही ऊष्मा सोर्स को दे रहा है। अब हमने एक इंजन की कल्पना की जो कि हीट सोर्स से Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ले रहा है, उसमें से Q1 ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर रहा है और Q2 जो है वो सिंक को दी जा रही है। तो अब आप देखिए चित्र के अंदर T2 सिंक से ली और दी जाने वाली ऊष्मा बराबर है। इसकी कोई इसमें और इसकी ऊष्मा आपस में बराबर है। अब देखिए जो कार्य जो ऊष्मा हमने ली थी Q1 ली Q2 दी, तो जो Q1 ऊष्मा रिजल्टेंट ऊष्मा हीट सोर्स से ली गई वो टोटल Q1 कार्य में परिवर्तित हो गई। तो एक स्टेटमेंट गलत था क्लासियस का, तो आपने देखा केल्विन का स्टेटमेंट भी गलत आता है, यानी दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक कार्नो इंजन जिसके सिंक का ताप 27 डिग्री है की दक्षता 30% है तथा इसके स्रोत के ताप में कितना परिवर्तन किया जाए कि इसकी दक्षता 50% हो जाए। कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1 होती है। इससे आपने सोर्स का ताप T1 निकाल लिया। T1 बराबर T2/1 माइनस नीटा के। T2 हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे आपने केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये 300 डिग्री केल्विन बन गया है। 30 डिग्री दक्षता वाले सूत्र का ताप T1 क्या होगा? T1 बराबर T2 यानी 300 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3। 30% दक्षता दी हुई है, इसे डेसिबल में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.3 के बराबर है, तो ये आ गया आपके पास 300.7। इसके ताप में कितना परिवर्तन किया जाए कि इसकी दक्षता 50% हो जाए? तो 50% दक्षता पर स्रोत का ताप T1 डैश माना तो 300/1 माइनस 0.5 हुआ, तो 300/0.5 के बराबर है। देखिए हमें डिफरेंस चाहिए था, स्रोत के ताप में वृद्धि चाहिए थी, तो T1 डैश माइनस T1 कर लीजिए तो 300/0.5 माइनस 300/0.7, दोनों का डिफरेंस करेंगे आप तो 1200/7 यानी 171.4 केल्विन के बराबर आता है। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि कार्नो इंजन की दक्षता 50% है, इसके सिंक के ताप को 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने पर दक्षता 10% बढ़ जाती है, तो कार्नो इंजन के सिंक का ताप ज्ञात कीजिए। The efficiency of Carnot heat engine is 50%. If the temperature of its sinks is reduced by 50 degrees centigrade, its efficiency increases by 10%. Calculate the temperature of sink of this Carnot engine. सिंक का ताप T2 बराबर 1 माइनस नीटा बाई T1। आपको फॉर्मूला याद है, नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1 की होता है, तो उसे T2 के फॉर्म में सिंक के टेम्परेचर के फॉर्म में जमाया गया, तो T2 बराबर 1 माइनस ईटा/T1। प्रश्न के अनुसार सिंक का ताप T2 मान लिया, तो T2 एफिशिएंसी जो है वो 50% है यानी 0.5 है, तो T2 बराबर 1 माइनस 0.5 इंटू T1 यानी 0.5 T1। नेक्स्ट सिंक के ताप में 50 डिग्री की कमी की है उन्होंने, तो सिंक के ताप में 50 डिग्री कमी करने से एफिशिएंसी 10% बढ़ गई है यानी 60% हो गई है, तो नीटा बराबर 0.6।
T2 माइनस 50, T2 के टेम्परेचर में से 50 हमने रिड्यूस किया है, तो T2 माइनस 50 बराबर 1 माइनस 0.6 T1 यानी 0.4 T1। इक्वेशन 1 एंड 2 हमने बना के रखी, इक्वेशन 1 को 2 से भाग दे दीजिए, तो T2 अपॉन T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.4। T1 से T1 कैंसिल हो गए हैं यानी 5/4। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सिंक जो है वो 250 डिग्री केल्विन आया। ये इनिशियल टेम्परेचर, बाद में आपने इसको 50 डिग्री और कम किया है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर उसने पूछा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ दिस कार्नोट इंजन, तो स्टार्टिंग कंडीशन जो है उसी पर उसने टेम्परेचर पूछा है 250 डिग्री केल्विन। धन्यवाद।